हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम इससे पहले इस चैप्टर में 2 वीडियो देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी करंट डेंसिटी इन 2 चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है? तो अब तक का हम लोग इन 2 टॉपिक को देख चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है, जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होती है, ठीक है? हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट के फ्लो होने के लिए चार्ज क्यों होना चाहिए? करंट कब फ्लो होगी? करंट के फ्लो होने के लिए आपको चार्ज को मूव करना पड़ेगा। जब चार्ज मूव होगा, तो वहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। तो आज का हमारा सवाल है कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होती है? अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा होगा, सीधी-सी बात है। तो चार्ज कहाँ से आएगा? तो इसको समझने के लिए हम ज़रा अच्छे से देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी एटम है, ये एटम किससे मिलके बना होता है? इस एटम में एक होता है न्यूक्लियस और बाहर से होंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है? किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है और बाहर से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? बीच में ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस का है और ये जो बाहर के ऑर्बिट बने हुए हैं, इनमें आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है? इतना मैं मानता हूँ कि आप लोग को बेसिक पता होगा। आप क्लास 12th में हैं तो कम से कम इतना तो आपको आइडिया होगा कि ये कोई एटम है, इस एटम के अंदर ये बीच वाला पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, ये जो सबसे बाहर वाला वो है ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जबकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलेंगे? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये तो टाइटली पैक्ड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि न्यूक्लियस इन पे अपना अट्रैक्शन फ़ोर्स लगाएगा क्योंकि इस पे चार्ज पॉज़िटिव होगा, इन पे चार्ज नेगेटिव होगा। ये पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन। जबकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर के अंदर, सिर्फ़ कंडक्टर के अंदर ये जो अंदर का जो न्यूक्लियस है, उसका इतना इफ़ेक्टिव यहाँ फ़ोर्स नहीं पहुँच पाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाए। मतलब खींचता है, लेकिन उसके पास इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको टाइटली यहाँ पे पकड़ के रख पाए। अगर इसको हल्की-सी भी एनर्जी मिलेगी, तो ये रिलीज़ होके बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको एटम को इस छोड़ देगा ये। और जब ये एटम को छोड़ेगा तो क्या होगा? तो हमारे पास आएगा एक पॉज़िटिव आयन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और साथ में इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? ये देखो, एटम को छोड़ने के बाद क्या होगा? ये फ्री बन जाएगा। तो ये पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है। कैसा होगा? तो हमारे पास अगर कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल का पीस है, ठीक है? इसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम यहाँ पे होंगे, ठीक है? पूरे उसमें फैले होंगे अंदर। अब अगर हर एटम से एक-एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, कभी 2 ही बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम मान लें कि इन सबसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। जो पहले न्यूट्रल एटम थे, अब वो क्या बन गए? आयन बन गए हैं। क्यों? उनके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उनके पास पॉज़िटिव चार्ज आएगा और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये क्या है? ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि ये अब इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, ये पूरा जो पूरा का पीस है मेटल का या कंडक्टर का, इसके अंदर आराम से किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी घूम सकते हैं। इसलिए क्या है? इनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम लोग जिस बेसिस पे इस पूरे उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं?
इसी को कभी-कभी इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। हम इस थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो होती है। तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा? कोई भी कंडक्टर है वो एटम से मिलके बना होगा। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के बाहर से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन पे चार्ज होगा नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो ये जो अंदर का पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जिन इलेक्ट्रॉन पे ये बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लाएगा, इनको टाइटली पैक्ड कर देगा अंदर, उनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि जो बाहर का सबसे आउटर मोस्ट सेल है जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब मेटल के अंदर इस वाले जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसको जो अंदर का न्यूक्लियस है, ये बहुत मजबूत फ़ोर्स से अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। मतलब कि इसने अगर इसको पकड़ा भी है, तो उतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं होगा कि ये टाइटली इसके साथ बंधा रहे। अगर इसको हल्की-सी भी एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इस पूरे एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये इस पूरे क्रिस्टल के अंदर पूरे का पूरा जो ये हमारा वह पीस है एक मेटल का या कंडक्टर का जो पीस है, ये उसमें अंदर किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकता है। और ये हर कंडक्टर के अंदर ऐसा हो रहा होगा। अब तो यहाँ पर हमारे अंदर एक सवाल आता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर एट रूम टेम्परेचर हर मेटल के अंदर ऐसा हो रहा है, हर कंडक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है, उसमें करंट फ्लो क्यों होती है? क्यों? करंट तो फ्लो करने के लिए हमें एक सेल लगाना पड़ता है ना, एक बैटरी, एक कंप्लीट सर्किट बना करके उसमें हमको कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है कि जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो पाए। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर भी किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाता है और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसके बाद भी इसके अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का आंसर ये है कि जब एट रूम टेम्परेचर पे हम जब इसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन देखो पॉजिटिव फिक्स जो आयन है ना पॉजिटिव आयन, ये तो फिक्स रहेंगे, ये हिल नहीं पाएँगे। ये टाइटली पैक्ड है अपनी जगह पे। मतलब वाइब्रेशन इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, अपने जो इनकी मीन पोज़ीशन है उसके अबाउट में मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि कहीं भी घूमने चल देंगे। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी घूम नहीं सकता है। अब हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, अब वो जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये इस तरीके से घूमते हैं कि जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसका उल्टा घूम रहा होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है, एक एक ऐसा होगा जो नीचे जा रहा होगा। अगर ये दाएँ जा रहा है, तो एक इस तरफ जाने वाला भी होगा। मतलब कि इन सब का जो मोशन इन इन सब की जो मोशन हो रही है, वो एक रैंडम मोशन है। और इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो मूव कर रहे हैं, वो एवरेज अगर आप निकालोगे सबका, कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो सब निकल के आएगा 0। क्यों? अरे! ये सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर, तो सब एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या बचा कि यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रही चार्ज की। देखो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, वो तो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मनचाहे जहाँ उनको सही लग रहा है, वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा पक्का होगा जो उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव कर रहा होगा। इससे क्या होगा? इससे ये दोनों मूवमेंट एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन की जो नेट मूवमेंट है, वो जो निकल के आएगी, यानी कि उसके अंदर ये एवरेज 0 है। अगर अगर नेट मूवमेंट 0 है, मतलब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो करंट कहाँ से आएगी? इसीलिए बिना किसी जब तक E इक्वल टू 0 होगा, तो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। अगर हम कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, अगर वो उसकी वैल्यू 0 है, तो तब तक हम बोलेंगे कि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई करंट मूव नहीं करती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है कि आप लोग की बात समझ में आई होगी कि अच्छा हम लोगों ने क्या-क्या सवाल का आंसर दिए। सबसे पहली बात जो कंडक्टर है, इनके अंदर करंट को मूव कराने के लिए चार्ज कैरियर आते कहाँ से हैं? तो वो चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, वो समझा दिया। दूसरा सवाल, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हमेशा ही होते हैं, अगर तुम बाहर से फ़ीड लगाओ ना लगाओ, तो उसके बाद भी अगर हम बाहर से कोई फ़ीड नहीं लगा रहे हैं,
तो उसमें करंट मूव क्यों नहीं करती है? इस सवाल का आंसर है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव तो कर रहे हैं लेकिन रैंडम मोशन में। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पक्का होगा जो उसके अपोज़िट मोशन कर रहा होगा और उन सब का सम लास्ट में निकल के 0 आएगा। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो उसमें करंट कितनी होगी? करंट की वैल्यू भी 0 होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए करंट की वैल्यू 0 ही होनी है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा? तो देखते हैं इसको। अब हमारे पास ये मेटल का पीस था, इसमें हमने कुछ फिक्स आयन बनाए थे ना? ये आयन मूव नहीं करते, सिर्फ़ वाइब्रेशन मोशन करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे, जो अभी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, कोई नीचे है तो कोई ऊपर, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ है, तो एक पक्का होगा जो नीचे आएगा। इन सब का सम 0 है। तब जब E इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या हो अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है। उस केस में जो ये फिक्स आयन है, वो तो इस तरफ जाएँगे, वो हिल नहीं सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेंगे। कहाँ से कहाँ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज़िट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज़िट और ये जाएँगे प्लस टर्मिनल की तरफ जाएँगे। मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पे, बैटरी लगा दी, ये इसका पॉज़िटिव टर्मिनल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जो अभी तक का जो इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर ले रहे थे, अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि अभी तक इन पे कोई नेट फ़ोर्स नहीं था, इसका जहाँ मन चाहे वहाँ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएँगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही जो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस पॉज़िटिव वाले टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन क्या सारे के सारे जा पाएँगे? नहीं, सारे नहीं जा पाते, सारे कभी नहीं आते। लेकिन आप जैसे बढ़ाओगे तो उनका नंबर तो बढ़ता रहेगा, लेकिन सारे कभी नहीं आ पाएँगे क्योंकि उसके अंदर और सारी चीज़ें भी फैक्टर यहाँ पे असर डालते हैं अपना। जैसे कि थर्मल एनर्जी होगी उनकी, तो उसका अपोज़ करेगी, ठीक है? लेकिन आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज गेटेड उस तरफ आएँगे, ठीक है? तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा किसी भी कंडक्टर के अंदर जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएँ, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू 0 क्यों होती है, ठीक है? और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें अगर तो करंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि अब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लगभग-लगभग हमको अब आइडिया मिल चुका है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होती है। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएँगे? फ्री इलेक्ट्रॉन आएँगे एटम के अंदर से। जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन सब में मिलेंगे? नहीं, ये सिर्फ़ कंडक्टर में ही मिलेंगे, इंसुलेटर में नहीं होते। सेमीकंडक्टर में कभी होंगे, कभी नहीं होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ़ कंडक्टर। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएँगे? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ से निकल के आएँगे, ठीक है? तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब यहाँ से हमारे कुछ मेन टॉपिक आते हैं, ज़रा-सा हमको समझते हैं। डेरिवेशन तो हम कुछ खास नहीं देखेंगे आज, लेकिन हम क्योंकि हमको ये टॉपिक आगे देखना है, तो हम आज अब कुछ फिक्स्ड टॉपिक समझते हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम और एक लास्ट टॉपिक होगा आपका मीन फ्री पाथ, ठीक है? हम इन 3 टर्मों को समझते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले जो डेरिवेशन होंगे, हम उनमें इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? अभी आपने क्या देखा? हमने देखा कि जब किसी भी मेटल का कोई पीस है, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, जो रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते हैं अपनी, ठीक है? और लास्ट में जब सॉल्व हम देखेंगे तो इन सब का हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे यू एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे अगर इस पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन की, तो वो निकल के आती है 0, ठीक है? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगी, लेकिन इन सब के पास मिला करके जो सम बनेगा वो 0 निकल के आएगा, क्योंकि हर किसी के लिए एक अपोज़िट वेलोसिटी पक्का होगी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, हम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये मूव करते हैं, ठीक है? ये जाएँगे पॉज़िटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव वाला इनको रिपेल करेगा, ठीक? तो यहाँ से हम कहेंगे कि अब लगभग-लगभग सारे नहीं, लेकिन लगभग-लगभग सारे इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि वो पॉज़िटिव वाले की तरफ जाएँ,
अब क्योंकि सारा चार्ज एक तरफ जा रहा है, तो इसमें कुछ चार्ज नेटवर्क करंट फ्लो होगी? होगी नहीं होगी? होगी ना? अब इस वाले केस में यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो अब बताओ ये यू एवरेज का असर क्या निकल के आएगा? मतलब यू एवरेज की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इस वाले केस में इनकी कुछ वेलोसिटी है, उसको हम v लिख देंगे और इस v को बोलते हैं v t से दिखाते हैं, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों है? देखो, क्योंकि जब मान लो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, जो ऊपर बना रखे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसकी मोशन को देखते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहाँ बनेगा वहाँ घूमेगा, ठीक है? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, उस तरफ जाएगा। लेकिन रास्ते में इसको इसके साथ के अलग-अलग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फिर पॉजिटिव आयन कोई छूट गया है, वो भी मिलेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों उन पॉजिटिव आयन से टकराते ये इलेक्ट्रॉन कभी सीधे रास्ते में ट्रेवल नहीं करेगा, ये कभी ऊपर जाएगा, तो टकराने के फिर पीछे पीछे भी आएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ टकराएगा, फिर कोलिजन की वजह से फिर पीछे आएगा। कभी ऐसे-ऐसे रैंडम मोशन ही करते रहेगा, ठीक है? कभी आगे बढ़ेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ, ऐसे-ऐसे, ऐसे। देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, पहुँचा नहीं पहुँचा? इस जगह से इस जगह पहुँच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इसने टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में इसकी स्पीड कभी 0 भी हुई है। जब कोलिजन होगा तो वहाँ पे 0 जाएगी। फिर इसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर टकराएगा, फिर कम हो जाएगी। तो मतलब इसकी जो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वो हर एक पॉइंट पे अलग-अलग होगी। अगर हम उस पूरे का एवरेज निकालते हैं, इसने इस पूरे डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लिया होगा, यहाँ पे यहाँ तक जाने में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर पेपर में पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ खास नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी है। कब? जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में लगभग सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करने लगें। तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है, होती है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है? तो हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया। अब इनके जो फॉर्मूले हैं, वो हम बाद में देखेंगे। डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। अभी आप बस इन इन टर्म को समझिए। अगला टर्म है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। हम लोगों ने भी पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के पीस के अंदर मूव कर रहा है फ्री होने के बाद, तो वो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाता है। उसको बहुत सारे कोलिजन को देखना पड़ता है। तो जो लगातार इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हो रही है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, आ गया, टकरा के पीछे आया, फिर टकरा के आ गया, फिर इधर चले गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके, ठीक है? ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ा होगा तो किसी और से टकराया होगा। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पॉज़िटिव आयन कुछ भी हो सकता है। उससे कोलिजन होने के बाद इसकी स्पीड 0 हो गई, फिर और इसकी यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई, ये इस तरफ आ गया। फिर इसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी, 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 फिर टकराने के बाद कम हो जाएगी। फिर इस तरफ चले आएगा, फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, फिर कम हो जाएगी। तो मतलब ऐसे चलते रहेगा, ठीक है? तो जो लगातार 2 कोलिजन होंगी, जो 2 सक्सेसिव कोलिजन होंगे उन 2 लगातार कोलिजन में लगा लो टाइम होगा, एवरेज टाइम। देखो हम परफेक्ट निकाल नहीं पाएँगे, एवरेज निकाल पाएँगे, क्यों? क्योंकि कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कहीं पे कम करेगा, कहीं पे टाइम ज़्यादा लगेगा, कहीं पे कम लगेगा। तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, उसको बोलेंगे एवरेज टाइम, इसका सिंबल होता है टाउ, रहेगा। मीन फ्री पाथ क्या है? फिर ये सब कुछ समझ में आ गया तो मीन फ्री पाथ भी समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो भी चल रहा है, ये कुछ डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है। हर एक उसमें अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ज़रूरी नहीं कि पूरे रास्ते में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे यहाँ पर ज़्यादा करी, यहाँ कम करी, फिर और ज़्यादा करी, फिर और कम, ज़्यादा, है ना? तो अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। लेकिन अगर हम इन सबका एवरेज निकाल लें, तो जो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलि, ठीक है? इसका सिंबल होगा लैम्ब्डा।
तो अगर हम इन सबको देखें, यहाँ पे हमारे ये जो ड्रिफ्टिव वेलोसिटी का सिंबल होता है वीडी। तो हमने ड्रिफ्टिव वेलोसिटी समझी, हमने समझा कि ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है और ये मीन फ्री पाथ क्या है। अब इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। देखो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या बनेगा? ये क्या है? 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसको स्पीड मान सकते हैं। वैसे तो एवरेज होती है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि डेल्टा लैम्डा अपॉन टाइम है कि टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू दैट लैम्डा अपॉन टाउ। ठीक है? अभी हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद अब मेन फॉर्मूले जो है वो हम कल अगली वीडियो में ड्राइव करेंगे। ठीक है? तो अब तक आपको जितना हमने पढ़ा है सीखना है, पे ध्यान देना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक बार समझ कर लेते हैं। वैसे मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सवाल था कि इलेक्ट्रॉन में किसी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने के लिए चार्ज मूव करना चाहिए। चार्ज कहाँ से आएगा? चार्ज आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएँगे? एटम के अंदर से। एटम में कहाँ पे होंगे? जो सबसे बाहर वाली सेल होगी, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एटम को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, उनको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या अगर हर टाइम पे उसके अंदर प्रेज़ेंट होंगे? हम हाँ, लगभग हमेशा होते हैं। एट रूम टेम्परेचर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगला सवाल कि तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए बाहर से उसके अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं करती है? क्या वायर है? अगर लोहे का हमारे पास कोई वायर है, तो उसमें तो करंट फ्लो करनी चाहिए ना बिना बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए भी। तो करंट फ्लो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरफ जा रहा है तो कोई उसके अपोज़िट जाएगा। तो ये सब ऐसा चलते रहता है इनका। ला एवरेज निकल के हमेशा 0 निकल के आएगा, यानी कि इनकी जो इनिशियल स्पीड है, जो एवरेज वेलोसिटी है, वो 0 निकल के आएगी। ठीक है? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद करंट कैसे फ्लो हो जाती है? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएँगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो प्लस वाले टर्मिनल की तरफ आएँगे। उससे क्या होगा? उससे उसमें एक नेट करंट फ्लो करेगी। ठीक है? अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद सीधे रास्ते में ट्रैवल करते हैं? आंसर है नहीं, सीधे रास्ते में ट्रैवल नहीं करते हैं। वो कहाँ चलेंगे? वो एक ज़िगज़ैग मोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे इनको कोलिजन के उससे होके गुज़रना पड़ता है। कोलिजन किसके साथ? जो पॉज़िटिव आयन है वो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, जो उसमें मेटल के अंदर प्रेज़ेंट होंगे। अच्छा, कोलिजन में जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब 2 लगातार कोलिजन होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, उसकी एवरेज वैल्यू, ये हर केस में अलग-अलग होगी, उन सबका हम एवरेज लेंगे, उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो सक्सेसिव कोलिजन में लिया गया टाइम, उसको बोलेंगे अ, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये टर्म समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। हम वहाँ पे निकालेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताना है उसका रिलेशन, या पोटेंशियल के साथ बताना है, या फिर करंट के साथ बताना है। ठीक है? तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। ओके, बाय।